हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज हम आप लोग को क्लास 10 सब्जेक्ट भूगोल और चैप्टर नंबर 4 कराएंगे। जो हमारा ये पार्ट नंबर क्या है, दूसरा है। ठीक है, आप लोग पहला नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से आप लोग पहला भाग देख सकते हैं, पहला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, आज चलिए पार्ट नंबर दूसरा में हम संचार से क्या करेंगे, संचार से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक संचार से स्टार्ट करेंगे और आप लोग को एकदम अच्छे तरीक़ा से देहाती भाषा में समझाएंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है और बताना है कि मतलब आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। संचार क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का संचार। संचार क्या होता है तो यहाँ से लिखेंगे संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। जैसे कि कोई भी संदेश है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। प्राचीन काल में जहाँ ताली बजाकर ढोल बजाकर आग जलाकर या फिर अन्य तरह से संदेश पहुंचाया जाता था, वहीं मध्यम काल में तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाते थे। इस समय भी अधिक लगता था। ठीक है, लगता था। और उसके बाद आधुनिक समय में संचार में कई साधन विकसित किए गए हैं। ऐसे भी साधन विकसित किए जा चुके हैं जिसके द्वारा बड़े जनसमूह को एक साथ संदेश भेजना अब संभव हो गया है। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर मैसेज भेजते हैं तो मोबाइल के द्वारा भेज देंगे, लैपटॉप के द्वारा भेज देंगे, कंप्यूटर के द्वारा भेज देंगे। तो ये सब हमारा क्या है, संचार है। ये सब हमारा क्या है, संचार है। ठीक है, और आसानी पूर्वक भी हम भेज सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। घंटों के काम सेकेंडों में हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे। आशा करते हैं कि संचार टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि भारत में संचार सुविधा क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे भारत में संचार के प्रायः सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी तो 1837 ईस्वी में। भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है, डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। फिर उसके बाद 6 अंक वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए बाद के अंक उप जोन के लिए तथा अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पिन कोड कहाँ जाता है, पिन कोड कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिन कोड कहते हैं। अब देखिए बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में शामिल है। डाक विभाग अपनी सेवा के सुधार करते हुए डाक वितरण में तेजी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधा दे रहा है। इस राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल एवं व्यापार चैनल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद भारत में विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। भारत में 6 डाक चैनल निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन है तो पहला हो गया राजधानी चैनल। नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेड़िया प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा का हो गया
मेट्रो चैनल बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए डाक सेवा इन स्थितियों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों की नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डालना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन चैनल स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पर हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। फिर उसके बाद दस्तावेज चैनल समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए एक डाक सेवा है। फिर उसके बाद पांचवा हो गया भारी चैनल। तो यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। अब देखिए व्यापार चैनल तो यह डाक सेवा छोटे व्यापारियों संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। ठीक है। चलिए अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महानता को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए परिवहन एवं संचार के भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवहन के साधनों उपलब्ध रहने से कच्चे माल कारखाने तक एवं तैयार माल बाजार तक पहुंचाए जा सकते हैं। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। प्राचीन काल में जहां ताली बाजार, ढोल बाजार, आग लगाया जाता था, वहीं मध्यम काल में तेज दौड़ने वाले व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, परंतु ये सभी साधन नहीं थे। ठीक है। ऐसे साधन विकसित किए जा चुके हैं जिसके द्वारा बड़े समूहों को एक साथ पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, भारत अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महानता है। ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो व्यक्ति, राज्य अथवा देशों के बीच होने वाले सामान एवं सेवाओं के क्रय विक्रय हो, उसे व्यापार कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब कि हमारे देश से दूसरे देश में कोई भी सामान जा रहा है, दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। अब देखिए दूसरा का है, जब यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है तब उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर कर रहे हैं। अब देखिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिकी एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 1951 ईस्वी में 1214 करोड़ रुपये का था, जो 1990 से 1991 में 75,751 करोड़ रुपये एवं 2007 से 2008 ईस्वी में बढ़कर कितना, कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 16,50,000 22 करोड़ रुपये हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए कि भारत के निर्यात वाली वस्तुएं, भारत के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को इंजीनियरी सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, अयस्क एवं खनिज तथा सामान शामिल हैं। भारत की आयात की जाने वाली वस्तुओं पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रासायनिक अलौह, धातु आदि हैं। ठीक है। अब देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय की विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के औद्योगिकी एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 1951 ईस्वी में 1214 करोड़ रुपये का था, जो हमारा 1990 से 1991 ईस्वी में
75,750 करोड़ रुपये था, और उसके बाद 2007 से 2008 रुपये में बढ़कर 16,50,022 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। और चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत में वर्तमान रेल मंडियों की संख्या कितनी है, तो 16 है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है, तो NH7 है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है, मतलब H1 नेशनल हाईवे होगा, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है, तो लखनऊ हो गया। ठीक है, लखनऊ। फिर उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच चली थी, तो गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया के बीच। ठीक है, पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर 6वां नंबर है, क्या है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ी है, तो सिलवर तथा पुरमबंद। और उसके बाद देखिए 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा होगा, तो निम्न कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अब देखिए इंदौर पत्तन किस राज्य पर स्थित है, तो तमिलनाडु। फिर उसके बाद भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र बांटा गया है, तो 8 हो गया। ठीक है, नगर नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद देखिए परिवहन के साधनों से सबसे सस्ता परिवहन का साधन सड़क है। ठीक है, और यहाँ से अब आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8वां देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो 3,88,000 किलो, मतलब 3.88 लाख किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर। निम्नलिखित में कौन सा सड़क का एक वर्ग नहीं है, तो कौन सा सीमांत सड़क है। फिर उसके बाद भारत के किन राज्यों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया, तो 2005 में। फिर उसके बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1986 ईस्वी में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, मुंबई है। स्वामिड़ी चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से, क्या है, सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर द एंड हो गया। और आप लोग को एक वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना है। और आसपास के अपने भाई बहन को RS कोचिंग सेंटर के नाम से बताना है कि इस पर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है और बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, और चलिए हम यहीं से अपना जय हिंद जय भारत बोलते हैं। ठीक है।